हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना अगला जो हमारा चैप्टर है मानव बस्तियाँ वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज की हमारी क्लास में हम मानव बस्तियों से संबंधित पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में जनसंख्या और प्रवास से संबंधित अध्ययन किया और हमारा जो थर्ड चैप्टर है बीच में, जो हमारा मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है, वो इस साल जो हमारा सिलेबस है बोर्ड का, उससे वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए अब हम अपना चौथा लेसन शुरू करने जा रहे हैं, मानव बस्तियाँ ह्यूमन सेटलमेंट। इसमें हम सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि मानव बस्तियाँ, इनका जो फैलाव है वो एक पल्ली से लेके महानगर तक हो सकता है। भाई बस्तियाँ कैसे हैं कि एक छोटे से छोटे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर बड़े से बड़े महानगर तक क्या हो सकता है, बस्तियों का फैलाव हो सकता है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर की, कि ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। तो हम इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि सबसे पहले देखिए आप इसमें ग्रामीण बस्तियों के बारे में, कि ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है कि अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिक क्रियाएं कृषि और पशुपालन से करती हैं। ठीक है, जबकि नगरीय बस्तियों में क्या दे रखा है कि द्वितीयक व तृतीयक क्रियाएं, जैसे कि हम विनिर्माण और सेवाओं पर निर्भर करती है। तो अब हम देख सकते हैं कि गांव के अंदर जो मोस्टली जनसंख्या है या गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो सभी मोस्टली क्या कार्य करते हैं, कृषि या पशुपालन का कार्य करते हैं। ठीक है, जबकि जो भी लोग नगरों में रहते हैं वो मोस्टली कौन से कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के, जैसे उद्योग धंधे हो गए, ठीक है, सेवा वर्ग हो गए, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ठीक है, बैंकिंग, बीमा, परिवहन के अंदर लगे हुए लोग हो गए। तो जितने भी नगरों के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो अधिकांश लोग कौन सी क्रियाओं में लगे हुए हैं, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमने पहले भी पढ़ा है कि प्राथमिक क्रियाओं के अंदर कृषि और पशुपालन आता है, जबकि द्वितीयक क्रियाओं के अंदर उद्योग धंधे आते हैं और तृतीयक क्रियाओं के अंदर सेवा वर्ग आते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में आने वाले क्रियाकलाप कौन कौन से हैं। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे चले तो जो ग्रामीण बस्तियां हैं, यहाँ पर भोजन कच्चे माल के रूप में नगरीय निवासियों को सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, जबकि जो नगरीय बस्तियां हैं वो नोड के रूप में कार्य करती है और ग्रामीण बस्तियों को कच्चे माल के बदले वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। भाई हम देख सकते हैं जितने भी हमारे को जो कच्चा माल प्राप्त होता है, अगर नगरों में रहने वाले लोगों को, जो भी नगरों में उद्योग धंधे हैं, तो उन उद्योग धंधों को जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमें गाँव से ही प्राप्त होता है। भाई कृषि का कार्य गाँव में ही होता है। अगर हमें सूती वस्त्र बनाना है तो उसके लिए हमें कपास जो प्राप्त होगी वो किसी ग्रामीण क्षेत्र के खेतों से ही प्राप्त होगी। ठीक है, इसके अलावा कहीं से भी किसी भी उद्योग धंधे के लिए जो हमें कच्चे माल की उपलब्धता होगी, जैसे हमें पशुओं से कई प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, गांव से प्राप्त होंगे। और उन पदार्थों को नगरीय बस्तियों में, उन पदार्थों को क्या किया जाता है, किसी अन्य पदार्थ में, किसी अन्य उपयोगी वस्तु में बदलकर उसको ग्रामीण बस्तियों तक क्या किया जाता है, वापस से पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से जो नगरीय बस्तियां हैं वो एक प्रकार के नोड के रूप में कार्य करती है, ये हमें मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखें तो तीसरे पॉइंट में हम देख सकते हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं ये कैसे होते हैं, कम गतिशील होते हैं, इसलिए इनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। जबकि नगरीय क्षेत्र में जो जीवन का ढंग है वो जटिल और तीव्र होता है और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। हम देख सकते हैं कि जो लोग गांव के अंदर रहते हैं वो एक दूसरे से कितनी घनिष्ठता बनाए रखते हैं, मतलब एक दूसरे के कितने घनिष्ठ होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें संबंध अच्छे होते हैं। देखें तो वो सामाजिक रूप से एक दूसरे के सहयोगात्मक भावना रखने वाले होते हैं, क्योंकि वो बहुत दूरी तक गमन नहीं करते, वो आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। जबकि हम नगरों की बात करें तो जो नगरों में रहने वाले लोग हैं उनका जो जीवन जीने का ढंग है वो भी बहुत कठिन होता है। ठीक है, उनके पास में उनके समय की व्यस्तता के कारण, इतने प्रकार के कार्य धंधे होने के कारण, इतने प्रकार के काम होने के कारण उनका जो जीवन होता है वो बहुत ही जटिल, और साथ साथ में समय के अभाव की वजह से वो लोगों से इतना अपना संपर्क नहीं बढ़ा सकते।
ठीक है। नगर में आप देखोगे तो आसपास वाले भी एक दूसरे को इतना अच्छी तरीके से परिचित नहीं होते, जबकि गांव के अंदर हम देखें तो पूरा गांव का गांव एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान पहचान रखता है। इस प्रकार से नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो आज जो हमारा नगरीय और ग्रामीण बस्तियों पे हमने जो अंतर की बात की, ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे अपना चलते हैं बस्तियों के प्रकार। बस्तियों के प्रकार में सबसे पहले किस प्रकार से बस्तियां बसती है उसके बारे में बात करते हैं कि उसके लिए कौन कौन से कारक है जिसकी वजह से कोई बस्तियों का निर्माण होता है। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले भौतिक लक्षण में, कोई भी बस्ती कहाँ पर होगी, जहाँ पर भूभाग की प्रकृति अच्छी होगी, जहाँ पर ऊंचाई मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा पथरीला धरातल नहीं होगा, जलवायु अच्छी होगी, जल की उपलब्धता की मात्रा होगी। इसके अलावा सामाजिक मानव जातीय कारक जैसे कि एक ही जाति के लोग या एक ही धर्म के लोग एक ही जगह क्षेत्र विशेष में रहना पसंद करेंगे। सुरक्षा संबंधी कारक जहाँ पर अच्छे होंगे, जैसे चोरी और डकैती से जहाँ पर हमें सुरक्षा प्रदान होगी। तो बस्तियां कहाँ पे बसेगी, जहां पर इन सभी कारकों की उपलब्धता अच्छी होगी। ठीक है, जहां पर भौतिक लक्षण अच्छे होंगे, जहां पर एक ही जाति के लोग एक साथ रहते हैं, वहीं पर जैसे कोई ब्राह्मण है तो वो अपनी ही ब्राह्मण वाली बस्तियों में रहना पसंद करेगा। अगर कोई हिंदू धर्म का है या कोई मुस्लिम धर्म का है तो वो हिंदू धर्म की बस्तियों में रहना पसंद करेगा। तो इस प्रकार से कुछ कारक हैं जो कि बस्तियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जा सकता है। ठीक है भाई, कौन कौन से 4 प्रकार हैं कि ग्रामीण बस्तियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं गुच्छित, संकुलित अथवा संकेंद्रित। भाई गुच्छित का मतलब क्या होता है, आप शब्द से स्पष्ट है, गुच्छित का मतलब हो जाएगा एक साथ। ठीक है, मतलब बहुत पास में अगर कहीं पे बस्तियों का बसाव है वो क्या कहलाएंगी, गुच्छित बस्तियां। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो बस्तियों में रहन सहन स्पष्ट, चारों ओर फैले हुए खेत चरागाहों से पृथक होता है और यह आयताकार अरीय रेखिक आकृतियां प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र है, नागालैंड, उत्तरी पूर्वी राज्य तथा राजस्थान है, तो यहाँ की जो बस्तियां हमको देखने को मिलेगी वो किस प्रकार से होगी, स्पष्ट होगी। यहाँ पे चारों ओर फैले हुए खेत होंगे, चरागाहों से पृथक क्षेत्र होगा। ठीक है, और यहाँ की बस्तियां किस प्रकार की देखने को मिलेगी भाई, आयताकार अरीय और रेखिक आकृतियों के जैसे। हमने ग्रामीण बस्तियों के अंदर प्रकारों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं कि ग्रामीण बस्तियों की आयताकार किस प्रकार की होती है, अरीय बस्तियां कैसी होती हैं, ठीक है, वृत्ताकार बस्तियां कैसी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पढ़े हैं। तो इसमें आयताकार कि जहाँ पर आपकी जो बस्तियां एक प्रकार से इस प्रकार से बसी हुई हैं। ठीक है, एक आयत की आकृति में जो बस्तियां बसी हुई है वे आयताकार है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें अरीय, तो इस प्रकार से अगर बस्तियां बसी हुई है तो ये आपकी बस्ती किस प्रकार की हो जाएगी, अरीय प्रकार की हो जाएगी। और रेखिक आकृति किसी सड़क या आपकी सड़क के किनारे जो घर बने हुए वो किस प्रकार की बस्तियों में आ जाएंगे, रेखिक आकृतियों के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो गुच्छित, संकुलित अथवा संकेंद्रित बस्तियां हैं तो वो कहाँ कहाँ पे अधिकतर देखने को मिलती है और किस प्रकार की आकृतियां प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियों की। अर्धगुच्छित का मतलब हो जाएगा कि किसी सीमित क्षेत्र में कुछ होने की प्रवृत्ति जिसमें ग्रामीण समाज के वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूर रहने लगते हैं। जैसे हम बात करते हैं गुजरात और राजस्थान के कुछ भाग में, कई जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि लोग एक गांव के अंदर तो रहती हैं, मतलब एक गांव में जो बस्तियां बसी हुई है, ठीक है, आसपास, तो ये तो हो जाएंगी गुच्छित बस्तियां। ठीक है, लेकिन अर्धगुच्छित क्या हो जाएगी कि कभी कभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोई एक बड़ा सा खेत है, ठीक है, और यहाँ पर कोई घर बना हुआ है, ठीक है, फिर थोड़ा सा और कई किलोमीटर दूरी पे एक और खेत है, फिर वहां पर कोई घर बना हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सीमित क्षेत्र में कुछ होने की प्रवृत्ति जिसमें ग्रामीण समाज के जो वर्ग है वो अपनी इच्छा से या किसी के दबाव में आकर, ठीक है, अपने गांव से थोड़ी दूर रहने लग जाते हैं। मतलब अपना जो मेन उनकी जो बस्ती है
उस मेन बस्ती से थोड़ी दूर रहने जब वो लग जाते हैं तो वो जो बस्तियां कहलाती है वो कैसी कहलाती है, अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां, जिसका हम एग्जाम्पल गुजरात राजस्थान के कुछ क्षेत्र ले सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बात करें पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियां क्या होगी, आपका प्रश्न कई बार बन जाता है पल्ली किसे कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि जो बस्तियों का फैलाव है वो एक पल्ली से लेके महानगर तक हो सकता है। तो पल्ली एक तरह से देखा जाए तो छोटा क्षेत्र है किसी ग्रामीण क्षेत्र का। तो पल्ली बस्तियां कैसे होगी कि जो भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक इकाइयों में बट जाते हैं किंतु उन सबका नाम एक ही रहता है। जैसे कि हम बात करें सामाजिक मानव जातीय कारकों द्वारा बसे मध्यम निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ हिमालय की निचली घाटियों में, इन सभी के अंदर क्या पाई जाती हैं, पल्लियां पाई जाती हैं। तो पल्लियां कैसी होगी कि जैसे मान लीजिए कि भौतिक रूप से एक दूसरे से सभी कैसे बटे हुए, पृथक इकाइयों में, अलग अलग इकाइयों में बटे हुए, लेकिन उन सबका नाम कैसा है, एक ही नाम है। जैसे कि कोई ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर एक ही धर्म के लोग रहते हैं या एक ही जाति के एक साथ सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो उस पल्ली का नाम या उस क्षेत्र विशेष का नाम भी क्या हो जाएगा, उस नाम पे पड़ जाएगा। जैसे कि सभी अपने अपने कार्य में माहिर है, कोई भी एक कार्य का करने वाला व्यक्ति है और उसके आसपास उसी कार्य को करने वाले अन्य व्यक्ति भी उसी बस्ती में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो एक साथ जो रहते हैं इन सब का नाम एक ही पक्ष के आधार पर पड़ जाएगा। जैसे कि हम बात करें कुम्हार है, कोई मिट्टी बनाने का कार्य करता है, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता है, ठीक है। तो वो कुम्हार सारे एक ही बस्ती में अगर रह रहे हैं, ठीक है, तो वो एक उनका क्षेत्र विशेष हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगी, उनकी पल्ली कहलाएगी, जिन पर कि उन सबका नाम एक ही रहता है, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें देख सकते हैं कि पल्लियों को स्थानीय स्तर पर कई अलग अलग नामों पे से जाना जाता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पल्लियों को स्थानीय स्तर पर किन किन नामों से जाना जाता है, तो पान्ना है, पाड़ा है, पाली है, नगला है, ढाणी है, इन सभी नामों से पल्लियों को जाना जाता है अलग अलग स्थानीय स्तरों पर, अलग अलग जगह पे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्तियां। परिक्षिप्त एकाकी बस्तियों के अंदर हम देख सकते हैं कि जो इन बस्तियों का प्रारूप है वो सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों अथवा छोटी पहाड़ियों के ढालों पर खेतों अथवा चरागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। भाई हम देख सकते हैं कि जो झोपड़ियां हैं एकाकी रूप में बसी हुई, मतलब कई दूर दूर जंगलों के अंदर, कई दूर दूर जंगलों में कुछ ऐसी झोपड़ियां बनी हुई आपको अलग अलग दिखेगी। कई बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियों के ढालों के ऊपर, खेतों के ऊपर कई झोपड़ियां दिखेगी, चरागाहों के बीच में कुछ झोपड़ियां दिखेगी। ऐसी झोपड़ियां कहाँ पाई जाती है, मेघालय में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों के अंदर। तो मतलब जो अलग एकाकी रूप में बिल्कुल अपने अलग बसी हुई है, ठीक है। तो ऐसी जो बस्तियां कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां। तो इस प्रकार से अगर आपका प्रश्न बन जाता है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए या ग्रामीण बस्तियां कौन कौन सी होती हैं, तो हम उसके अंदर इन चारों बस्तियों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली और परिक्षिप्त बस्तियां, ठीक है। तो ग्रामीण बस्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपकी ग्रामीण बस्तियों पर प्रश्न बन सकते हैं या आपसे पूछा जा सकता है पल्ली को स्थानीय स्तर पर किन किन नामों से जाना जाता है, या आपसे इनके एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं कि परिक्षिप्त बस्तियों का एग्जाम्पल बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियां परिक्षिप्त बस्तियों का एग्जाम्पल नहीं है। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनके सभी के आपको एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि इनमें आने वाले एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो परिक्षिप्त में, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो परिक्षिप्त बस्तियों में आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो पल्ली बस्तियों में आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सघन सुकेंद्रित बस्तियों में आते हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो विखंडित बस्तियों में आते हैं। तो आपको इस चीज से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो आप उसका उत्तर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। आगे हम अपना बात करते हैं, अपनी अध्ययन करते हैं नगरीय बस्तियां। अब नगरीय बस्तियों पर चलते हैं तो हम अगर इसमें देख सकते हैं कि जो विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर जो भारतीय नगर है उनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भाई युगों के अंदर, युगों में जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे जैसे हमारे युगों में विकास होता गया, वैसे वैसे ही बस्तियों में किस प्रकार से अंतर आता गया, इसकी हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
प्राचीन नगर की। प्राचीन नगर के हम एग्जाम्पल लें तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरों में से एक है जिसको हम प्राचीन नगर में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, प्राचीन नगर के अंदर अगर हम आगे बात करें तो इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रयाग जो इलाहाबाद में आता है, पाटलिपुत्र जो बिहार पटना में आता है, ऐसे कई नगर हैं जिनका विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। तो ये सभी नगर किस में आ जाएंगे? आपके प्राचीन नगरों में। आपसे पूछे जा सकते हैं प्राचीन नगर कौन से हैं, मध्यकालीन नगर कौन से हैं, आधुनिक नगर कौन से, इनसे आपके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। मध्यकालीन नगरों की अगर हम बात करें तो उसमें दिल्ली, जयपुर, आगरा, हैदराबाद, लखनऊ, नागपुर जैसे किले नगर जो है जिनका विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मध्यकालीन नगर जितने भी हैं इनका विकास जो है वो किस रूप में हुआ है? रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालय के रूप में हुआ है। मतलब कि हम देखेंगे जितने भी आपको ये नगर दिखाई दे रहे हैं इनमें अधिकतर नगर बहुत ज़्यादा ऐसे पॉपुलर नगर हैं जो कि हम किसी क्षेत्र विशेष की राजधानी ले सकते हैं। जैसे भारत की राजधानी है दिल्ली, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक है, इसके बाद में आपकी तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो हम देख सकते हैं कि जो मुख्य ये जो शहर या मुख्य जो नगर है ये किस रूप में विकसित हुए हैं? रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में विकसित हुए हैं। तो ये जो नगर है वो किस में आएंगे? मध्यकालीन नगरों के अंदर आएंगे। अगर हम आधुनिक नगर की बात करें तो उसमें पर्वतीय नगर जैसे कि हम शिमला का उदाहरण ले सकते हैं, औद्योगिक नगर है जमशेदपुर, पतन नगर है सूरत गोवा, प्रशासनिक नगर है चंडीगढ़ आदि को सम्मिलित करते हैं। तो आधुनिक नगर के अंदर हम किस प्रकार से, जैसे शिमला हम देख सकते हैं एक तरह से एक पर्यटक स्थल है। ठीक है, मोस्टली जो जने हैं पर्यटन जितने भी टूरिस्ट हैं तो वो लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं? एक पर्वतीय स्थल पे जाना पसंद करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं। तो शिमला एक प्रकार का पर्वतीय नगर है। ठीक है, औद्योगिक नगर की बात करें तो जमशेदपुर को हम ले सकते हैं। जमशेदपुर में टाटा इस्पात, लौह इस्पात कारखाना है। ठीक है, यहाँ पे लौह इस्पात की बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का औद्योगिक नगर है। सूरत गोवा पतन नगर है। तो हम देख सकते हैं कि भाई सूरत और गोवा है, मुंबई है, यहाँ पर पतन की सुविधा उपलब्ध है। पतन का मतलब हो जाएगा जहाँ पर कि जो आपके जहाज होते हैं, जहाँ पर कि जो पानी के जहाज होते हैं वो एक तरह से वहाँ पर उनका जो सामग्री है वो क्या होता है? चढ़ाने उतारने का कार्य किया जाता है। मतलब जिस प्रकार से हमारे रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, उसी प्रकार से पतन होते हैं जो एक तरह से पानी के जहाजों का जो सामान होता है या यात्री होते हैं उनको चढ़ाने उतारने का कार्य करते हैं। तो ये जितने भी होंगे ये तटीय इलाकों पर होंगे। प्रशासनिक नगर की हम बात करें तो उसमें हम चंडीगढ़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है? एक आधुनिक नगर के रूप में है। तो आपसे पूछा जा सकता है प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर कौन कौन से हैं या इनके नगरों में कौन कौन से नगर शामिल होते हैं। इसके बाद में हम इसमें देख सकते हैं कि औद्योगिक केंद्रों के रूप में जो विकसित हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित होने वाले जो नगर है उसमें हम दुर्गापुर ले सकते हैं, पश्चिम बंगाल में आता है, भिलाई ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ में आता है, सिंदरी बरौनी उत्तर प्रदेश में आता है। इस प्रकार से आप इन शहरों को ले सकते हैं जो औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं। इसी प्रकार से कुछ पुराने नगर जो है वो महानगर के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए। अनुषंगी नगर मतलब कि जो कुछ पुराने नगर हैं, ठीक है, पुराने नगर महानगर के, कोई बड़ा एक महानगर है उसके चारों ओर जो छोटे छोटे नगर जो विकसित हुए हैं, ठीक है, कोई बड़ा महानगर है उसके चारों ओर कोई छोटे छोटे नगर विकसित हुए हैं, तो वो किस श्रेणी में आते हैं? अनुषंगी नगरों की श्रेणी में आते हैं। जिसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है, और दिल्ली के जो चारों ओर जो छोटे छोटे शहर हैं अनुषंगी नगर है, उनमें कौन सा आ जाएंगे? जैसे गाजियाबाद आ जाएगा, रोहतक आ जाएगा, गुरुग्राम आ जाएगा। ये सभी एक दिल्ली महानगर के चारों ओर जो बसे हुए अनुषंगी नगर हैं। कौन से? गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं भारत में नगरीकरण की। भारत में अगर हम नगरीकरण की बात करें तो इसको 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारत में नगरीकरण 6
6 वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया गया है, जिसके अंदर कुछ पॉपुलेशन, कुछ मतलब जनसंख्या का आकार दिया गया है कि भाई 1 लाख से अगर अधिक जनसंख्या है तो वहाँ पर शहरों की संख्या कितनी है, कुल शहरी जनसंख्या कितनी है और वहाँ पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो आप इसमें देख सकते हैं 1 लाख से अधिक में है 50,000 से लेके 99,999 तक क्या है, 20,000 से 49,999 के बीच में क्या है, 10,000 से 19,999 के बीच, 5,000 से 9,999 के बीच और 5,000 से कम में। तो इस प्रकार से आप इस सारणी को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और इसे देखने के बाद आप आगे इसके अंदर एक ये छोटा एक पाई डायग्राम भी दे रखा है, इसको आप ढंग से देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारा पहला जो वर्गीकृत नगर है, ठीक है, उस पहले वर्गीकृत नगर का जो प्रतिशत 60.45% था वो आपके इस वाले क्षेत्र के अंदर प्रदर्शित कर रखा है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर हम देख सकते हैं कि आपका जो दूसरा था 50,000 से 99,999 के बीच का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से है, आपका 10.96% का है। इसके बाद वाला जो आपका प्रतिशत है वो 15.43% का है। ठीक है, चौथे नंबर का 8.45% का है। उसके बाद पांचवा जो है हमारा वो 4.21% है और जो हमारा पांचवा है वो जो हमारा छठा है लास्ट वो है 0.51%। तो इस प्रकार से जो वो डेटा है जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है जनसंख्या के आकार के जो वर्गीकरण के अंदर, उस डेटा को किस प्रकार से एक विभाजित वृत्त आरेख या हम कह सकते हैं पाई डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। जब हम आंकड़ों को किसी आरेख के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो कोई ना कोई आरेख हमें लेना होता है। तो यहाँ पर जो आपका आरेख दे रखा है ये कौन सा है, आपका पाई डायग्राम, या हम कह सकते हैं इसको विभाजित वृत्त आरेख। तो उन सभी आंकड़ों को इस आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस प्रकार से हमारी जो नगर है उनको 6 भागों में बांटा गया है। इसके बाद हम इसमें देख सकते हैं आगे कि 2011 में भारत में जो नगरीकरण का स्तर है वो कितना था, 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। मतलब अभी भी जो भारत में नगरीकरण है वो कई विकसित देशों की तुलना में कैसा है, कम है। इसके बाद हम आगे ले सकते हैं कि आकार के आधार पर जो नगरों का वर्गीकरण किया गया वो किस प्रकार से है। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं नगर। जैसे कि हम बात करें कि जो भी 1 लाख से अधिक जहाँ पर नगरीय जनसंख्या वाला क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, नगर कहा जाता है। 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या नगर कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं सिटी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं महानगर। यहाँ कई बार आपका प्रश्न में मेट्रो सिटी भी आ सकता है। 10 लाख से 50 लाख की जो जनसंख्या वाले नगर है इसको हम मेट्रो सिटी या महानगर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम राजस्थान के अंदर जयपुर ले सकते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक प्रकार का मेट्रो सिटी। इसके बाद में हम आगे इसमें देखते हैं मेगा नगर, या हम इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में मेगालोपोलिस। ठीक है, मेगालोपोलिस कह दो या मेगा नगर कह दो। तो जहां पर 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर है इसको हम क्या कह सकते हैं, मेगा नगर कह सकते हैं। तो मेगालोपोलिस में हम दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके बाद में हम आप बात करते हैं नगरीय संकुल। नगरीय संकुल की अगर हम बात करें तो बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर जो है वो एक प्रकार का क्या है, नगरीय संकुल है, जिसका सबसे बड़ा अगर हम नगरीय संकुल की बात करें भारत में तो वो कौन सा है, वृहद मुंबई। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे बड़ा नगरीय संकुल का एग्जाम्पल या उदाहरण कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वृहद मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। तो इस प्रकार से जो आकार के आधार पर जो नगरों का वर्गीकरण है इसमें सबसे छोटा आपका नगर हो जाएगा, उसके बाद महानगर हो जाएगा, उसके बाद मेगा नगर हो जाएगा और उसके बाद में नगरीय संकुल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इनको क्रमानुसार भी याद रखना है। आपको क्रम से भी पूछा जा सकता है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, तो हमें पता होना चाहिए सबसे छोटा नगर है, उसके बाद महानगर आपको इंग्लिश में भी याद करना है मेट्रो सिटी, उसके बाद मेगा नगर इंग्लिश में आपको याद करना है मेगालोपोलिस और उसके बाद में आपका है नगरीय संकुल। तो इस प्रकार से आपको इसको
क्रमानुसार छोटे से बड़ा व बड़े से छोटा भी ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं इसके अंदर नगरों का प्रकारात्मक वर्गीकरण। अभी जो हमने पहले पढ़ा था वो तो आकार के आधार पर वर्गीकरण था कि भाई छोटे से बड़े के आधार पर, कि छोटा नगर फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। ये है आपके प्रकारात्मक, मतलब कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, कि किस प्रकार के ऐसे नगर होते हैं जहां पर कि मोस्टली उस प्रकार का कार्य होता है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें प्रशासनिक नगरों की, तो प्रशासनिक जो मुख्यालय वाले शहर हैं उनको हम कहते हैं प्रशासनिक नगर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज, ठीक है, जहां पर मोस्टली जो कार्य होता है वो प्रशासनिक रूप से होता है। जैसे कि हम किसी भी राज्य की राजधानी को ले सकते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ हो गई, नई दिल्ली हो गई, भोपाल, शिलोंग, जयपुर, ये सभी क्या है एक तरह से प्रशासनिक नगरों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि हम बात करें भाई पंजाब हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, भारत की राजधानी है नई दिल्ली, मध्य प्रदेश भोपाल, मेघालय शिलोंग, राजस्थान जयपुर, तो ये सभी क्या है एक तरह से सभी किसी ना किसी राज्य की राजधानी है जहां पर कि प्रशासनिक कार्य होते हैं। और जहां भी प्रशासनिक कार्य होंगे वो सभी किस श्रेणी में आते हैं, प्रशासन नगर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है वो है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर की अगर हम बात करें तो विकास का जो प्रमुख आधार है वो उद्योगों का विकास रहा है। भाई कहीं पर भी जहां पर उद्योगों का विकास होगा वहां पर विकास होना नेचुरली है, ठीक है। जैसे जैसे उद्योगों का विकास होगा वहाँ की जो लोगों का ध्यान वहाँ की तरफ आकर्षित होगा, रोजगार के साधन वहाँ पर हमें उपलब्ध होंगे, तो उस क्षेत्र विशेष का भी क्या होगा, विकास होगा। तो इसके अगर हम बात करें तो औद्योगिक नगरों की श्रेणी के अंदर मुंबई आता है, सलेम है, कोयम्बटूर है, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई है, ये सभी एक प्रकार के औद्योगिक नगर की श्रेणी में शामिल है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुंबई हम पतन नगर में ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सलेम है, ठीक है, जमशेदपुर है, हुगली भिलाई है, यहाँ पर आपके लोह इस्पात उद्योग है, ठीक है, काफी लोह इस्पात जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज है वो इन क्षेत्रों के अंदर है। कोयम्बटूर के अंदर हम ले सकते हैं सूती वस्त्र, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कहलाता है, सूती वस्त्र यहाँ पे काफी अच्छा होता है। तो इस प्रकार से जो ये क्षेत्र है वो किस में शामिल हो जाते हैं, औद्योगिक नगर की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। आपसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से औद्योगिक नगरों में शामिल कौन कौन से नगर हैं, आपके ABCD दी जा सकती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से शहर औद्योगिक नगरों में आ रहे हैं, कौन से शहर प्रशासनिक नगरों में आ रहे हैं। इसके बाद में हम आगे देखते हैं परिवहन नगर। परिवहन नगर जो पतन नगर जो मुख्यतः आयात निर्यात के कार्यों में संलग्न रहते हैं। भाई जहां पर भी आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जहां पर भी आपका किसी भी चीज को सामान को चढ़ाने उतारने का कार्य हो रहा है, किसी भी सामान का आयात निर्यात हो रहा है, तो वो परिवहन नगरों की श्रेणी में शामिल है। जैसे कि कांडला बंदरगाह आ जाता है गुजरात में, ठीक है, जिसका भी नया नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। कोच्चि आ जाता है केरल में, कोझिकोड आ जाता है केरल में, विशाखापट्टनम आ जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये सभी क्या है, बंदरगाह है, पतन नगर है, जहां पर कि आपके आयात और निर्यात का कार्य होता है। जहां से भी किसी भी चीज का आयात या निर्यात का कार्य होगा वो सभी किस में शामिल हो जाएंगे, हमारे परिवहन नगरों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं वाणिज्यिक नगर की। वाणिज्यिक नगर के अंदर हम बात करें तो व्यापार और वाणिज्य में जो विशिष्टता प्राप्त नगर है, भाई किसी भी ट्रेड और वाणिज्य में जो विशिष्टता जिन नगरों ने प्राप्त कर ली है वो वाणिज्यिक नगरों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कोलकाता, सहारनपुर, सतना आदि, ये सभी क्या है, व्यापार बिजनेस के क्षेत्र के अंदर बहुत आगे रहने वाले शहर हैं। इस प्रकार से हम आगे बात करते हैं खनन नगर की। खनन नगर की अगर हम बात करें तो ऐसे नगर जहां पर खनिज सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं, खनिज समृद्ध जो क्षेत्र हैं उनमें जो विकसित नगर हैं, जैसे कि हम बात करें रानीगंज पश्चिम बंगाल के अंदर आता है, झरिया झारखंड में आता है, डिगबोई असम में आता है, अंकलेश्वर गुजरात में आता है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में आता है। ये सभी कैसे हैं, खनिज समृद्ध क्षेत्र हैं। हम देख सकते हैं कि भाई आपके रानीगंज झरिया के अंदर कोयला, लोहा काफी अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है। डिगबोई अंकलेश्वर में हम देख सकते हैं पेट्रोलियम के भंडार हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर
खनिज समृद्ध क्षेत्र हैं, जहाँ पर भी खनिज अच्छी मात्रा में निकाले जाते हैं या हमें मिलते हैं, पाए जाते हैं, वो जो क्षेत्र हैं वो कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे? खनन नगर की श्रेणी में आ जाएंगे। इसी प्रकार से आगे हम देख सकते हैं गैरिसन या छावनी नगर। गैरिसन, छावनी नगर, जहाँ पर भी आपकी छावनियाँ आपको मोस्टली देखने को मिलेगी, ठीक है, सैनिक जहाँ पे रुके होते हैं, वो नगर कहलाते हैं छावनी नगर या गैरिसन नगर, जिसमें हम बात करते हैं अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उदयपुर, ये सभी जो नगर है ये छावनी नगरों में शामिल है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से छावनी नगर या गैरिसन नगर कौन कौन से हैं, या गैरिसन नगर के उदाहरण बताइए, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर, ये सभी जो है वो छावनी नगरों में शामिल है। इसके बाद हम देख सकते हैं धार्मिक व सांस्कृतिक नगर। भाई धार्मिक और सांस्कृतिक नगर तो सभी समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी मोस्टली धर्म से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे कि हम बात करें वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया, अमृतसर हो गया, मदुरई, पुरी, पुष्कर, तिरुपति, हरिद्वार, उज्जैन, ये सभी कैसे हैं? एक तरह से धार्मिक नगरों की श्रेणी में शामिल है। और जहाँ पर भी पूजा पाठ का कार्य, धर्म से संबंधित कार्य सबसे ज़्यादा होते हैं, वो सभी शहर आपके धार्मिक नगरों के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हम राजस्थान के अंदर पुष्कर ले सकते हैं, एक पवित्र झील मानते हैं हम पुष्कर को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये धार्मिक नगरों की श्रेणी में शामिल है। आगे हम बात करते हैं शैक्षिक नगर, जहाँ पर भी शिक्षा के प्रति बहुत अच्छी गुणवत्ता हमें देखने को मिलती है या शिक्षा से संबंधित काफ़ी सारे संस्थान हमें देखने को मिलेंगे, वो शैक्षिक नगरों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। जैसे कि हम बात कर सकते हैं रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद आदि। तो जहाँ पर भी शैक्षिक रूप से बहुत अच्छी सुविधाएं और संस्थान उपलब्ध है, वो सभी नगर किस में शामिल हो जाएंगे? हमारे शैक्षिक नगर में। जैसे राजस्थान का अगर हम शिक्षा नगरी की बात करें तो कोटा आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से शैक्षिक नगरों के अंदर जो नगर शामिल है ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। इसके बाद में पर्यटन नगर, भाई टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं? तो ऐसे में हम बात करते हैं नैनीताल है, मसूरी है, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उड़क मंडल जिसको हम कह सकते हैं ऊटी, और माउंट आबू। तो ये सभी आपके पर्यटन नगरों में शामिल है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में आने वाले पर्यटन नगर कौन कौन से हैं? भाई जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो वो राजस्थान के अंदर कौन से हो गए? जोधपुर, जैसलमेर और माउंट आबू। तो ऐसी जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वो कहलाते हैं पर्यटन नगर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से पर्यटन नगरों की श्रेणी में शामिल नगर कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से जो आज हमारा जो चैप्टर हमने अपनी कक्षा पढ़ी है वो मानव बस्तियों को लेकर पढ़ी है, जिसमें हमने मानव बस्तियों में ग्रामीण बस्तियों की बात करी, नगरीय बस्तियों की बात करी। नगरीय बस्तियों में आकार के आधार पर, कार्यों के आधार पर बस्तियों को किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, इनके बारे में आज हमने अध्ययन किया है, ठीक है। तो आज की जो हमारी कक्षा है वो पूरी मानव बस्तियों से संबंधित है। इन सभी नोट्स को, ये जो भी आज आपको करवाया गया, इसको आप बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये वाला जो चैप्टर है आपको बहुत ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगली हम अपनी क्लास, हमारे आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम अपनी अगली क्लास लेंगे जो भू संसाधन और कृषि से संबंधित है, ठीक है। तो आगे हम अपनी अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।